नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। उत्तराखंड में विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और इस सत्र में बीजेपी के अपने ही विधायक सरकार के मंत्रियों के ऊपर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी का कोई विधायक इस्तीफा देने की बात कर रहा है तो कोई विधायक शिक्षा के मुद्दे पर अपने ही सरकार के मंत्री को घेर रहा है। बीजेपी के विधायकों के इन सवालों से सरकार अपने ही घर में घिरी नजर आ रही है। वहीं बीजेपी सरकार के मंत्री अपने ही विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए असहज दिख रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में चल रहे मॉनसून सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत भी हंगामेदार रही। ये हंगामा करने वाले कोई और नहीं बल्कि सरकार के अपने ही विधायक थे। ये हैं बीजेपी के विधायक चंदन रामदास। चंदन रामदास ने बागेश्वर में गुलदार के आतंक को लेकर सदन में अपनी बात रखी। बीजेपी के ये विधायक इस मामले को लेकर सरकार से इतने नाराज दिखे कि उन्होंने इस्तीफे तक की धमकी दे डाली। एक 4 साल का बेटा और दूसरा 7 साल के बेटे को गुलदार ने हत्या कर दी। उसके बाद इस महीने की 3 तारीख को सलखनारी में एक 4 साल की बेटी को गुलदार उठा के ले गया। 1 महीने के अंदर 2 बेटियों को अगर गुलदार ले जाएगा, हम क्या करेंगे राजनीति करके। मैंने अगर इनको गंभीरता से नहीं लिया गया, अगर 1 महीने के अंदर इनमें पूरे जनपद में अगर कार्रवाई नहीं करी गई, मैंने कहा मैं विधानसभा से इस्तीफा दूंगा। चंदन रामदास बागेश्वर से विधायक हैं। उनके इलाके में गुलदार खौफ का दूसरा नाम बना हुआ है और इसी मुद्दे को लेकर चंदन रामदास वन विभाग से नाराज दिखाई दिए। हालांकि बाद में संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत के अनुरोध पर विधायक ने अपनी धमकी को वापस ले लिया। मामला सिर्फ चंदन रामदास का ही नहीं है। सदन में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना ने लीसा के खुले होने पर आपत्ति जताते हुए कई सवाल खड़े किए, जिस पर आपत्ति जताते हुए वन मंत्री हरक सिंह रावत ने जीना की बात को नकार दिया। लेकिन जीना ने पलटवार करते हुए अपनी विधानसभा में लीसा के खुले होने की फोटो सबूत के तौर पर दिखाई, जिसके बाद वन मंत्री की सदन में खूब किरकिरी हुई। फोटो दिखाए जाने के बाद अब इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। सभी विभाग के सभी प्रदेश के अधिकारियों ने यह बताया कि कहीं भी खुले में लीसा नहीं है और इसलिए हमने सदन के अंदर वही जवाब दिया। लेकिन जब माननीय सदन सदस्य जीना जी ने इस बात को उल्लेख किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यू बंगले के मैदान में इस तरह का 3 सालों से लीसा खुले रूप में पड़ा हुआ है, तो मैंने इसको गंभीरता से लिया है। हमारी सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है और मैंने जांच का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों ने प्रदेश में स्कूलों की हालत और शिक्षकों की कमी जैसे दूसरे मुद्दों पर भी शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा, जिस पर जवाब देते हुए कई जगह खुद शिक्षा मंत्री घिरते दिखाई दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी कमियों को जल्द पूरा किया जाएगा। विद्यालय पंचायतों के अधीन थे, उस समय बिल्डिंगें बनी थी जो आज काफी दयनीय हालात में है और जिनका वास्तव में हमने एक टोटल डीपीआर उनका बनाया हुआ है और डीपीआर के सापेक्ष जो हमारे पे धन उपलब्ध है उसको हमने जारी कर दिया है और जो संसाधन नहीं उनको मिल पाया है, हमने भारत सरकार से उनकी मांग की है। सदन में विपक्ष से ज्यादा बीजेपी के अपने विधायक सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि विधानसभा में भारी बहुमत होने के बावजूद भी सरकार इन सब मामलों पर इतना सुस्त रवैया क्यों दिखा रही है? क्यों सरकार इन सब मामलों पर कार्रवाई नहीं कर रही? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपनी पार्टी के विधायक हैं, विधायकों के सवाल हैं, निशाने पर अपने ही मंत्री हैं। कुल मिलाकर विधानसभा के मॉनसून सत्र में अपने ही विधायक पार्टी पर बरस रहे हैं, मंत्रियों पर बरस रहे हैं। 3 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी जी, इसके साथ साथ प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के ज्योत सिंह बिष्ट साहब और अविकल थपलियाल साहब। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा सुरेश जोशी जी सर आपसे है और आपसे मेरा पहला सवाल यह है, आज तो लगा सर कि पार्टी में ही पक्ष है, पार्टी में ही विपक्ष है, अपने विधायकों की इतनी नाराजगी, बाप रे बाप। आसिफ जी देखिए, पार्टी में पक्ष और विपक्ष नहीं है। ये जो है कि जो हमारी लोकतंत्र की खूबी है और जो एक प्रजातंत्र के ऊपर, संविधान के ऊपर जो है कि एक जो व्यवस्था बनी है उस पर जो दृढ़ विश्वास लोगों का है, उसका जो है कि आपने कहीं न कहीं विधायकों की जो उन्होंने अपने प्रश्न किए हैं सरकार से, भाई इससे ये भी प्रमाणिकता मिलती है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो आज विधायक के रूप में काम कर रहा है
वो अपने क्षेत्र के प्रति कितना संवेदनशील है, अपने विषयों को लेकर के कितना संवेदनशील है। क्योंकि ये सदन एक ऐसा सदन है कि जहां पर चाहे कांग्रेस का विधायक हो चाहे बीजेपी का विधायक हो, सदन के अंदर वो विधायक है और वो जब चुना जाता है तो अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की समस्याओं को, उनके निराकरण के लिए अपनी बात को सदन के पटल पर रखे, इसलिए चुना जाता है। इसलिए ये उसका अधिकार है, उस अधिकार से हम उसको वंचित नहीं कर सकते। जोशी साहब, तो जहां तक आपने कहा सर ये बताता है कि विधायक अपने इलाके को लेकर कितना संवेदनशील है। मेरा अगला सवाल जोशी साहब आपसे ये है कि आप अपने विधायकों की बातों को लेकर कितने संवेदनशील हैं। मुझे नहीं लगता कि चंदन रामदास ने पहले पार्टी फोरम पे यह बात नहीं रखी होगी कि उनके इलाके में गुलदार मौत का दूसरा नाम बना हुआ है। अगर उस पर संज्ञान लिया जाता तो आज आप ही की पार्टी का एक विधायक आप ही की पार्टी को इस्तीफा देने की धमकी ना देता। नहीं, देखिए ऐसा होता है कभी कभी कि देखो, चाहे वो विधायक है, विधायक भी आखिर इंसान होता है, वो भी आप और हम जैसा ही होता है। देखो, आदमी जब जनता के बीच में 24 घंटे रहता है और वो भावनात्मक क्षण उसके सामने से गुजरते हैं, जैसे चंदन रामदास जी ने अभी कहा कि 2 बेटियों की वहां पर को मृत्यु हो गई है, और जिस तरह से गुलदार का आतंक है, अधिकारियों ने जो कार्रवाई त्वरित करनी चाहिए थी वो नहीं की, तो एक अंदर से जो है कि क्योंकि वो भी एक पिता हैं, उनके भी पुत्री होगी, उनका भी पुत्र होगा, तो कहीं न कहीं हर जगह हम उसको विधायक के रूप में न देख करके एक अंदर की भावना भी मनुष्य की जागती है। तो उनको, उनका जो लगा मुझे कि एक भावनात्मक ऐसा विषय वहां पर आ गया था जो प्रेस के सामने उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि भाई आखिर, उन्होंने उससे पहले ये भी सेंटेंस बोला कि 2 बेटियां वहां पर को जो है कि गुलदार की जो है कि कालग्रस्त हो गई हैं। तो इसलिए इस विषय को इस रूप पे नहीं लेना चाहिए कि हम कहें कि साहब विधायक ने जो है कि आक्रोश दर्ज कर दिया। आखिर आप सोचिए कि वो किस परिस्थिति और किस स्थिति में वो बोले हैं, क्योंकि उन्होंने उस घटना को अपने आंखों के सामने एक चश्मदीद के रूप पे जो है कि जब उसके घर पे बच्ची को मौत हुई होगी, उसके घर पे वो गए होंगे, उस बच्ची को देखा होगा, परिवार रो रहा होगा, विलख रहा होगा, तो ऐसे क्षण जब सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक मनुष्यता के नाते मनुष्य के मन के अंदर जो इस तरह का भाव आता है, वो सिर्फ वो भाव था। लेकिन उसके बाद जब उनको माननीय मंत्री जी ने उनको समझाया, बातचीत की, तो उन्होंने खुद ही उस बात को जो है कि वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसा नहीं है, लेकिन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का जो संदर्भ आपने लिया, मैं पुनः अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि हमारा जो विधायक है वो एक कार्यकर्ता के रूप से, कार्यकर्ता से विधायक बना हुआ है। वो जनता के प्रति जवाबदेह है और जनता के दुख और दर्द को वो समझता है, जनता के बीच वो 24 घंटे रहता है। इसलिए उसने जन समस्याओं को सदन के पटल पर रखा और उसके निराकरण के लिए जो शालीनता होती है और जो कानून संबद्ध होता है, उस कानून संबद्ध विषय के साथ साथ उसने अपनी, ठीक जोशी साहब आपकी बात पे समझ गया, लेकिन असल मायने क्या है ये समझने के लिए मैं अविकल थपलियाल साहब आपके पास आ रहा हूं। अविकल साहब, ये बहुत खूब है, अगर सदन में अपना विधायक सवाल ना पूछे तो ठीक, पूछ ले तो ये लोकतंत्र है। अगर कोई विधायक इस्तीफे की धमकी दे दे तो वो दरअसल भावुक है। देखिए, इसकी व्याख्या आप अलग तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कह सकते हैं कि विधायक अपने क्षेत्र के विकास के प्रति, समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। दूसरी व्याख्या इस तरीके से कर सकते हैं कि विधायकों की बाहर नहीं सुनी जा रही है अपनी ही सरकार में, इसलिए उन्होंने सदन का मौका देखा और विधानसभा सत्र का इंतजार किया और यहाँ पे वो खुलकर बोलने लगे। और जब वो खुल के बोले तो ये पूरे प्रदेश के मुद्दे बन गए, ये देश के मुद्दे बन गए कि बीजेपी के विधायक अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। जोशी जी ने जो कहा मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं, वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, अपनी सरकार का पक्ष रखेंगे। लेकिन यहाँ पे बात दूसरी है कि अगर बीजेपी के विधायक, वे एक विधायक की सदन के बाहर अपनी ही सरकार में अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, मंत्री नहीं सुन रहे हैं, तो विषय बहुत गंभीर है। और मेन मुद्दा यही है कि बीजेपी विधायकों की बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है सरकार के अंदर। इससे पहले बहुत से वाक्य आए हैं, कम से कम 2 दर्जन ऐसे वाक्य आए हैं कि जिसमें खुलकर बीजेपी विधायकों ने इस बात का रोष जताया, मुख्यमंत्री के सामने जताया, मंत्रियों के सामने जताया, जनता के सामने जताया, प्रेस के सामने जताया, और अब सदन के अंदर ये बात सामने आई है। हमने इस विधानसभा सत्र को, उत्तराखंड के विधानसभा सत्र को कवर किया है, सालों साल कवर किया है, लेकिन कभी ऐसी स्थिति इतनी शुरुआत में ही ऐसा नहीं लगा कि 3-4 मंत्रियों को लगातार अपने ही विधायक घेर ले। एक बार तिवारी जी की गवर्नमेंट में हरीश रावत उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, वो एक मांग को लेके हाउस के बाहर बैठे, बाहर
विधानसभा सत्र चल रहा था, वो बाहर बैठे गेट के बाहर, उनकी मांग ये थी कि जितने भी उद्योग उत्तराखंड में स्थापित हो रहे हैं उनमें 70% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। तो उनकी बात मानी गई, फिर लिखित पढ़त हुई, फिर उन्होंने वो धरना हटा लिया। लेकिन इस बार थोड़ी मुझे लग रहा है कि स्थिति इसलिए भी विकट है कि बीजेपी में बहुमत बहुत ज्यादा है, 57 का बहुमत है और सबको सब संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये स्थिति आ रही है। एक इसका कोण मैं दूसरा भी देख रहा हूं। आप ये देखिए कि बीजेपी के अंदर जो कांग्रेसी गोत्र के मंत्री हैं उनको ज्यादा इस समय घेरा जा रहा है। सतपाल महाराज गिर रहे हैं, यशपाल आर्य गिर रहे हैं, हरक सिंह रावत गिर रहे हैं। तो ये बीजेपी के अंदर का असंतोष भी है जो आपको सदन के अंदर दिख रहा है और आगे भी दिखेगा, ये उम्मीद मैं कर रहा हूं। बिल्कुल। ज्योत सिंह बिष्ट साहब, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, ये तब सहज लगता या तब सरल लगता जब कांग्रेस के विधायक आते और कहते हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे, हमारी मांगों पर कार्रवाई हो नहीं रही। लेकिन आज का तो नजारा ये वाकई चौंकाने वाला था। हालांकि जोशी साहब इसे लोकतंत्र बता रहे हैं। देखिए, आज का जो घटनाक्रम है, आज क्यों हम कल का घटनाक्रम भी अगर देखते हैं तो चंदन रामदास जी नहीं बल्कि कल 4 विधायकों ने 5 विधायकों ने, मुन्ना सिंह चौहान जी, दिलीप रावत जी जो सामान्य वर्ग के हैं 2 लोग ये, और उसके अलावा 3 लोग और सुरेश राठौर जी, देशराज कर्णवाल जी और चंदन रामदास जी, इन 5 लोगों ने अपनी सरकार के मंत्रियों से सवाल पूछे। उन सवालों के जवाब जब संतोषजनक नहीं मिले और एक जीना जी, 6 लोगों ने, तो वो संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद जिस ढंग का वातावरण आया, आज फिर उसकी पुनरावृत्ति हुई, वो अपने आप में चिंतनीय है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है और सदन में अगर इस ढंग से सत्ता पक्ष के विधायक सरकार से, सरकार के मंत्रियों से सवाल पूछते हैं, मंत्री सही जवाब नहीं दे पाते हैं, इसका मतलब न तो आपसी सामंजस्य है, न सदन के शुरू में जो विधायक दल की बैठक होती है, न सत्ता पक्ष ने उसमें बैठ करके इन मुद्दों पर चर्चा करने की जरूरत महसूस की या इन मुद्दों पर अपने उन विधायकों के सवालों का समाधान निकालने की कोशिश की। और ये कोई आज का वाकया नहीं है, ये खिचड़ी जिस दिन सरकार बनी, ये खिचड़ी उस दिन से पक रही है। ये 18वीं या 19वीं घटना है जो कल और आज की है। उससे पहले लगभग 17 वाकये ऐसे हैं जिनमें सरकार में जो लोग हैं उनका असंतोष समय समय पर दिखाई दिया, सड़कों पर दिखाई दिया, कैबिनेट की बैठक में दिखाई दिया जब 2 मंत्री आपस में लड़े, हरिद्वार में 2 मंत्रियों के समर्थक आपस में सड़क पर लड़े, एक विधायक और एक सांसद के समर्थक सड़क पर लड़े, एक इनके भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सदस्य और एक विधायक के लोग समर्थक आपस में लड़े। उसके अलावा 2 बार 3 बार 2 बड़े नेता जो कांग्रेसी मूल से वहां पर गए, जो घर जमाई के रूप में वहां पर आजकल अपने को बड़ा असहज महसूस कर रहे हैं, वो दिल्ली लेकर के विधायकों को गए, वहां पर हाईकमान से उन्होंने गुहार लगाई। उसके अलावा एक देहरादून के विधायक कुछ विधायकों के साथ मिलकर के मुख्यमंत्री के ऐसी घटनाएं तमाम है। हरिद्वार के एक विधायक सीधे झूठा बिरयानी खाने का आरोप लगा। जोशी जी, सारे घटनाक्रम आता हूं ज्योत सिंह, आता हूं ज्योत सिंह साहब, ज्योत सिंह जी एक मिनट। सुरेश जोशी जी, सर 2 बातें हैं, या तो जो बहुमत मिला आप उसे संभाल नहीं पा रहे हैं, या फिर कांग्रेस से जो नेता बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी गोत्र के पुराने नेता उनसे अपना डीएनए मैच नहीं करवा पा रहे हैं, और दोनों सूरतों में सर आपके लिए स्थिति चिंताजनक है। आसिफ जी देखो, मुझे कहीं दूर दूर तक न तो कोई कांग्रेस गोत्र वाली बात लगती है, न असंतोष की बात लगती है, न संभालने वाली बात लगती है। अब आप देखिए ना, लोकतंत्र में अगर हम अपने विषय को सही स्थान पर नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे कहां। अब कांग्रेस के मित्र हम पे आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तो ये हालत थी कि जब उनकी सरकार थी, एनडी तिवारी शपथ लेने के लिए आए थे तो घंटागणन चौराहे पे क्या तमाशा हरीश रावत जी के समर्थकों ने किया, सबने देखा। विजय बहुगुणा जी ने जब शपथ ली तो कांग्रेस के 16 विधायक कहां थे, ये सबने देखा। सदन के अंदर काली पट्टी पहन करके कांग्रेस के विधायक गए, महीनों तक काली पट्टी पहन करके। कांग्रेस के एक विधायक पिथौरागढ़ में आमरण अनशन पे बैठ गए,
महबूब मेहर जी जो है कि सरकार के खिलाफ आमरण अनशन में बैठ गए। तो आखिर ऐसा है कि भाई जो परिस्थितियां स्थितियां पिछली सरकारों में हुई हैं वो तो देखो एक तरह से अनुशासनहीनता थी और एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने सरकार को खुलेआम चैलेंज कर दिया। लेकिन आज क्या है कि भाई सदन के अंदर या माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर या मंत्रीगणों के पास जाकर अगर विधायक अपने क्षेत्र के विकास को, अपने क्षेत्र के विकास के लिए जिसके लिए वो प्रतिबद्ध है, जिसके लिए जनता ने उनको इतना बड़ा जनादेश दिया है, उसकी बात नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। देखिए ये मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पर बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है कि जिस तरह से विधायक काम कर रहे हैं उससे कहीं न कहीं मैं ये कह सकता हूं कि क्षेत्र का विकास बहुत तेजी से आगे हो रहा है और अपने विषयों को लेकर के वो संवेदनशील है, अपने विषयों को लेकर के वो सदन पे भी बात रख रहे हैं, अपने विषयों को लेकर के वो अधिकारियों को भी सचेत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ना पिछली जो सरकारें थी उन सरकारों में जिस तरह से अधिकारियों की मनस्थिति बनी हुई है वो मनस्थिति को बदलने का काम भी विधायक कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी कहीं न कहीं ये लग रहा, कल जैसे विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष जी ने भी एक विषय को रखा, उन्होंने अधिकारियों को बोला कि भाई आप अपनी तैयारी के साथ आए। ये अफसरशाही जो धीरे धीरे हावी होती जा रही है, देखो जब कौन सुधारेगा? नहीं देखिए आसिफ जी जब गवर्नमेंट जो है कि किसी पार्टी की होती है तो सत्ता पक्ष का विधायक और सरकार लगभग एक ही स्थिति पे होते हैं दोनों, क्योंकि ये जो प्रजातंत्र के अंदर व्यवस्था है कि भाई जो सत्ता पक्ष का विधायक है वो अपने मंत्री के पास भी जाएगा, अपने मुख्यमंत्री के पास भी जाएगा और उसकी जवाबदेही और उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है विपक्ष से। देखो विपक्ष तो अपनी बात को जो है कि छोटी बात को भी बड़ा कर करके उसको प्रोजेक्ट करके अपनी टीआरपी बढ़ाने का काम करता है। लेकिन हमको तो अगर हम सरकार में है तो जो हमने जनता के सामने वादे किए हैं 5 साल के लिए अगर हम सरकार में आए हैं तो वो 5 साल के वादे एक एक करके हमने पूरे करने हैं, क्योंकि कुछ हमारे काम जो है जो अल्पकालिक हैं, कोई काम हमारे दीर्घकालिक हैं, कोई हमारे त्वरित हैं। उन सभी कामों को करके हमने 5 साल में जो हमने जनादेश लिया है, जो हमने जनता के सामने अपना संकल्प पत्र दिया था उसको पूरा करने के लिए पुरजोर तरीके से विधायक हर स्तर पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी विधायक काम कर रहे हैं यानी कि मर्यादित होकर के काम कर रहे हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं के मर्यादाओं तो वो हो गई अनुशासनहीनता। लेकिन अगर बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाएं, वहां अगर मारपीट दिखे तो वो लोकतंत्र है। देखिए भारतीय जनता पार्टी को इस समय उत्तराखंड की जनता ने जिस भावना के साथ इतना बड़ा मैंडेट दिया था, लोग आज हर तरह से हताश हैं, निराश हैं, लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। इसलिए कि लोगों ने सोचा था कि अल्पमत वाली सरकार में अगर फिर हम चुनेंगे तो निश्चित रूप से आपसी झगड़े में, सत्ता की कुर्सी की खींचतान में चीजें बिगड़ेंगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पे लोगों ने विश्वास करके 57 का मैंडेट दिया। इसलिए नहीं दिया था कि ये लोग सड़कों पर झगड़े, इसलिए नहीं दिया था कि सदन में एक विधायक इनका इस्तीफे की धमकी देकर के अपनी बात सरकार से मनवाने का करे। इससे एक बात साफ हो गई कि सरकार में जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। राज्य के अंदर कानून व्यवस्था से लेकर के जो सारा तंत्र है वो बैठ चुका है। सरकार ने पहले साल में 6000 करोड़ का कर्ज ले लिया, इसका मतलब राज्य की अर्थव्यवस्था चौपट। राज्य के अंदर जिस ढंग से बलात्कार, गैंगरेप, महिलाओं के शोषण, उत्पीड़न के मामले घटित हो रहे हैं वो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है। किसानों ने इस राज्य में आत्महत्या की, व्यापारी ने आत्महत्या की, सरकार ने उनके कानों में जूं नहीं रेंगी। और उसके बाद इस समस्या का निदान करने के बजाय ये कैबिनेट की बैठक से लेकर सदन के अंदर तक झगड़ा कर रहे हैं। तो आज स्थितियां ये हैं कि राज्य में सरकार नाम की कोई चीज है नहीं। हमारे जोशी जी 50 सफाई दें, लेकिन हकीकत यह है कि कुर्सी की लड़ाई में उत्तराखंड की जनता पिस रही है। भारतीय जनता पार्टी के इस इतने भारी बहुमत के बाद अगर फिर भी सदन में इस ढंग के सवाल आ रहे हैं तो ये अपने आप में सरकार के फेलियरनेस का प्रमाण है। और सर, मैं आता हूं आपके पास कायदे से अगर इनमें थोड़ी भी ईमानदारी है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। सवाल आपसे है और मेरा सवाल आपसे ये सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है कि अगर आज बीजेपी इतने बड़े मैंडेट के साथ यहां खड़ी है तो उसमें कांग्रेस से आए नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है, उनके वोट बैंक का, उनकी पकड़ का। सवाल मेरा आपसे यह है सर कि अगर जैसी खबरें आती भी रहीं कि कुछ नेता जो कांग्रेस से बीजेपी में आए वो खुद को असहज महसूस कर रहे हैं और आज मंत्रियों को इस तरह से घेरा जाना, क्या ये बीजेपी की सेहत के लिए भविष्य में और खासतौर पर निकट भविष्य में आपको दिक्कत लगता है सर इसके लिए?
देखिए, जब 2001 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी और नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री बने थे, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जोशी जी ने कांग्रेस में जब मुख्यमंत्री बने वो झगड़े तो गिनाए, लेकिन जब इनके पहले मुख्यमंत्री बने, प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने, तो उस समय दो बड़े नेताओं का क्या रुख रहा ये पूरे देश ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, और असंतोष या असंतुष्ट या नाराज नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त उस समय देखी गई जो आज तक चल रही है। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अभी 1-1.5 महीने पहले हरिद्वार के अंदर बीजेपी के कुछ विधायक एक गोपनीय बैठक करते हैं, कमरे के अंदर करते हैं, 5 कम से कम विधायक थे, 4 से 5 विधायक, और वो ये कहते हैं कि सरकार में हमारे काम नहीं हो रहे। इसे मैं प्रेशर पॉलिटिक्स भी मान सकता हूं, एक गुट की, कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री को प्रेशर में लेना चाह रहे हो। वो गोपनीय बैठक थी और उस गोपनीय बैठक की फोटो बाहर आ गई और वो मीडिया में छप गई। उसके बाद सदन के अंदर ये पूरा खेल हो रहा है, और ये जो आपने कहा कि बीजेपी की सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये दो तरफा खेल है। एक बीजेपी का अपने ही गोत्र में जो झगड़ा चल रहा है, बीजेपी के जितने जो नेता हैं, जितने जो विधायक हैं, मुख्यमंत्री को लेके या आपस में लेके, एक झगड़ा ये चल रहा है। दूसरा झगड़ा कांग्रेसी गोत्र के मंत्रियों को लेके चल रहा है, और हमने बहुत स्पष्ट तौर पे दोनों ही गोत्र के बीच में स्पष्ट विभाजक रेखा देखी है, काम में भी देखी है उनके और व्यवहार में भी देखी है। बहुत से बीजेपी के नेता कांग्रेसी गोत्र के मंत्रियों के यहाँ नहीं जा रहे हैं, और कई कांग्रेसी गोत्र के मंत्रियों का यह कहना है ऑफ द रिकॉर्ड कि बीजेपी गोत्र के मंत्री हमारा काम नहीं कर रहे हैं, जबकि हम उनका सारा काम कर देते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सब ऑफ द रिकॉर्ड बात यहाँ पे इसलिए कह रहा हूं कि वो लोग हमसे ये बात कहते हैं, इसलिए मैं ये बात यहाँ पे रख रहा हूं। और जो सदन के अंदर दिख रही है, ये बड़ी विस्फोटक स्थिति है। प्रदेश के विकास के लिए ठीक है, विधायक सवाल उठाते हैं, उठाने भी चाहिए, अपने ही सरकार को घेरना चाहिए, वो जरूरी भी है, वो इससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा। आपके एक एंगल से प्रदेश के विकास के लिए ठीक भी है, और एक एंगल से ये प्रदेश के विकास के लिहाज से इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि अगर विधायक कांग्रेस में कभी रहा और वो बीजेपी के मंत्री से मांग मनवाना चाहता है, या अगर विधायक बीजेपी का रहा और वो कांग्रेस से आए और मंत्री बने, मंत्री से अपनी मांग मनवाना चाहता है, और वहां अगर समस्याएं आती हैं तो निश्चित तौर पर जो लास्ट में जिसे नुकसान होगा वो जनता ही है। और ऐसे में जो ये आपसी खींचतान है ये कहां तक जाएगी, और जैसा अविकल जी बता भी रहे हैं कि ये स्थिति विस्फोटक है, तो इसका जो धमाका है, धमाके की गूंज है, ये कितनी ऊंची और सुनाई देगी, ये जरा देखना होगा। वक्त मेरे पास खत्म हुआ। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, हमारे साथ सुरेश जोशी जी, जोत सिंह जी और अविकल साहब आज जुड़े हुए थे। तो आज की चर्चा में हम आपसे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मॉनसून सत्र में बीजेपी के विधायक अपने मंत्रियों पर बरस रहे हैं, इसके क्या मायने हैं, या जनता के लिहाज से ये कितना सही या कितना गलत हो रहा है, ये हम इसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा, बहुत जल्द लौट